कोई कंफ्यूजन? इन्फ्लेशन के दो ही कारण, इन्फ्लेशन के मतलब ये दो ही टाइप्स होते हैं बेसिकली। ये तो उसके रेंज के हिसाब से हो गया, लेकिन एक्चुअली टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ये दो ही होते हैं। अच्छा, अब इन्फ्लेशन के अपन जनरल कॉजेज देखें, जनरल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। बताइए, इन्फ्लेशन के कॉजेज बताइए। इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं? ठीक, गुड, पहला लिख लीजिए, इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन। लेकिन देखो, इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अपने आप में बहुत सारे कारण कह लें या प्रकार होते हैं, है ना। तो इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन को एक साइड हेडिंग बनाओ, और फिर उसके नीचे बिंदुवार ये बताओ कि इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी कैसे होता है या किन किन तरीकों से हो जाता है। अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो किन किन तरह से बढ़ती है? हाँ, ये एक कारण हो गया। गवर्नमेंट अपने, हाँ हाँ ठीक, सही बोल रही है। हम्म, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, रेपो रेट घटाती है, बैंक रेट घटाती है, या सीआरआर एसएलआर घटाती है, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा लेती है, तो उससे बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा रहता है। ठीक, एक ये हो गया। फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग। बिल्कुल, हमेशा जब भी आप बजट देखोगे तो उसमें आपको कम से कम जो हाँ, देखो, आप जब भी बजट देखोगे ना तो गवर्नमेंट के दो, बजट के दो हिस्से रहते हैं, एक रेवेन्यू होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू पार्ट में आपको हमेशा एक सब्सटेंशियल हिस्सा दिखेगा बोरोइंग्स का। सरकार जो होती है हर साल पैसा उधार लेती है, अपने खर्चे पुजाने के लिए हर साल सरकार पैसा उधार लेती है। हम्म, नहीं तो आप डेवलपिंग वाली बात नहीं है, यूएसए को देखो, वो उसकी क्रेडिट लिमिट सील हो, मतलब सीज होने को है। मुश्किल हो गई होगी, 31 मई तक का ही क्रेडिट बाकी था उसके पास। अब जब तक यूएसए की कांग्रेस जो है क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के लिए परमिशन नहीं देती, तब अब सरकार के पास वहां पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा। बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ नहीं है। उधार लेना कभी कभी पॉजिटिव नहीं होता। हम्म, बढ़ेगा ना, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखो, भारत सरकार के बजट का जो एक्सपेंडिचर वाला हिस्सा है उसका तकरीबन 17 से 18% सिर्फ इंटरेस्ट ही पेमेंट करते हैं। जो उधारी ले रखी है, आप समझ लो, पूरी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की, पूरी स्पेंडिंग का 17 से 18% जो है केवल ब्याज देने में जाता है। तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, सोचो इस चीज़ का। मतलब आपका डिफेंस के ऊपर जो खर्चा है, जो इतना बड़ा बजट समझा जाता है, वो 7% होता है, और आप 17% ब्याज दे रहे हो। बुरा होता है, लेकिन ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। नहीं, हमारे ख्याल से कोई कंट्री ऐसी नहीं है, हमारी जानकारी में तो कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसका घाटे का बजट ना होता हो। किसके टाइम पे?
और बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति की थी कि आपको अपना गोल्ड रिजर्व जो है गिरवी रखना पड़ा था पैसा उधार लेने के लिए आईएमएफ से। घाटे का बजट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि किसी भी देश के पास रिसोर्सेज कम होते हैं या लिमिटेड होते हैं, उसके आय के साधन लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसके पास देखरेख करने के लिए जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। सरकार नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोक कल्याण के लिए बनी है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनी। लेकिन चूंकि कमाना ज़रूरी है ताकि खर्च कर सकें, इसलिए सरकार को बिजनेस एक्टिविटीज़ में उतरना पड़ता है या टैक्सेस लेने पड़ते हैं। लेकिन सरकार का प्राइमरी फोकस वेलफेयर पर होता है, इसलिए हमेशा उसके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। यदि कोई सरकार फायदे का बजट प्रस्तुत कर रही है, इसका मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रही। दिल्ली गवर्नमेंट फायदे का बजट नहीं प्रस्तुत करती, मुनाफे का बजट नहीं है उसका। कहाँ देखा है? बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। वो पता नहीं, हमने एक बार पेपर में ये जरूर पढ़ा था कि नगर निगम फायदे के बजट में आई थी, तो इसका मतलब नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रही है, और काम तो वैसे भी ठीक से नहीं कर रही। देखो, कोई भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रॉफिट पर है तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रही ठीक से। वो इसका मतलब वो अपने वेलफेयर वाले गोल पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही, ठीक से ध्यान ही नहीं दे रही। कभी कोई सरकार का बजट फायदे का नहीं होता, सरप्लस में नहीं होता बजट उसका। उनकी स्थिति अपने से भी ज़्यादा खराब है। मुद्रा का पान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था स्टेबल है। यदि किसी दिन अमेरिका सरकार डिफॉल्ट कर भी जाती है तो भी वो अगले दिन अपना पैसा चुका देगी, किसी तरह से अपने रिजर्व में से निकाल के दे देगी। बार बार डिमोनेटाइजेशन करने से। ये डिमोनेटाइज नहीं किया लेकिन उसको भी उसने नहीं, ऐसा नहीं। छपे भी नहीं है, और चूंकि 17-18 से नए नोट नहीं छपे हैं और पुराने नोट को छपे 5-6 साल से ऊपर हो गए, तो उनने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के आधार पे के अंडर उसको वापस मांग लिया कि अब रिटर्न कर दो पूरे नोट। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। नहीं, क्यों पड़ेगा करेंसी की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट? करेंसी को पूरी तरह से बंद थोड़ी किया है, कई सालों से कई नोटों को बंद किया गया है और नए नोट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। चेक एंड बैलेंस से तब होता है यदि वो ये बोलती कि आपके 7 दिन का समय है, जितने नोट ला के जमा करने कर दो, तो वो चेक एंड बैलेंस होता है। उनने 30 सितंबर तक का समय दिया है क्योंकि वो क्लीन नोट पॉलिसी के आधार पे लिया हुआ एक्शन है। हाँ बिल्कुल, अगले 1 महीने तक तो मार्केट एकदम शिथिल